और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज से हम कक्षा 9 में जो बायोलॉजी में पहला लेसन है जीवन की मौलिक इकाई, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये बायोलॉजी का पहला लेसन है। आप लोग आज यहाँ पर हमसे ये समझिए, जीवन की मौलिक इकाई यानी जीवन और जीवित रहने के लिए या जीवधारी के जीवित रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसकी सबसे सूक्ष्म और सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, वो कहलाती है कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। आप लोगों को मालूम है कि जीवधारी एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। यानी जीवधारियों का शरीर एक कोशिका का भी बना होता है और असंख्य कोशिकाओं का भी बना होता है। एक कोशिकी का मतलब एक कोशिका पूरे शरीर की क्रियाकलाप को संचालित करती है और कई बार कई कोशिकाएं पूरे शरीर की क्रियाकलाप को संचालित करते हैं। क्या होता है कि जीवधारी का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। फिर कई अंग आपस में मिलकर शरीर की संरचना करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो उसकी मूल इकाई है, जीवधारी के शरीर की मूल इकाई है, वो क्या है? सेल या कोशिका। चाहे क्रियात्मक तरीके से देख लो, चाहे संरचनात्मक तरीके से, उसकी जो मूल इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका से ही ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है। इसलिए इसको, कोशिका को जीवन की मौलिक या मूल इकाई कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी खोज कैसे और कब हुई। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले कॉर्क एक पदार्थ होता है जो पेड़ों की छालों से प्राप्त होता है, उसकी आंतरिक संरचना पे उन्होंने अध्ययन किया और उस संरचना पे उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे से बहुत से छिद्र थे, प्रकोष्ठ थे और उनकी आकृति इस तरह की थी। जैसे ये चैम्बर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे से प्रकोष्ठ, दिखने में आप ऐसा समझ लीजिए जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके का। उसमें छोटे छोटे से चैम्बर और प्रकोष्ठ होते हैं। इन प्रकोष्ठों को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया, जबकि जीवित और स्वतंत्र रूप से जो कोशिकाएं हैं उनको ल्यूवन हक ने 1674 में उनकी खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में जो प्रकोष्ठ देखे उनको कोशिका का नाम दिया, लेकिन स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं के बारे में सही ल्यूवन हक, वैज्ञानिक ल्यूवन हक ने 1674 में पता लगाया। अब थोड़ा सा उस कोशिका के चित्र पे नजर डालते हैं। चित्र को आप ध्यान से देखिए। पहले हम वो चित्र आपको थोड़ा सा किताब में दिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोर्ड में उतना क्लियर ना समझ आए। तो पहले एक बार किताब में देख लीजिए और फिर उसके बाद हम आपको, ये है वो चित्र, कोशिका का आंतरिक चित्र, जिसमें उसके साथ उसके कई कोशिकांग नजर आ रहे हैं, पूरी लेयर नजर आ रही है, बीच में ये गोलन नजर आ रहा है। इसको आप गौर से एक बार देखिए और फिर इसको थोड़े से बड़े रूप में बोर्ड पर देखिए। बोर्ड पर आपको इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल समझाते हैं। ये जंतु कोशिका, ये आप बीच में देख रहे होंगे, ये गोलाकार वृत्त जैसी संरचना कटी कटी सी बनी हुई है, ये है केंद्रक कला। इसके बीच में पाया जाता है केंद्रक। ये आउट लेयर आप जो देख रहे हैं, ये त्रिस्तरीय होती है, यानी 3 लेयर होती हैं। ये बाहरी जो लेयर होती है ये कहलाती है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। ये त्रिस्तरीय होती है। इसका काम जो होता है वो कोशिका को आकार प्रदान करना होता है। आप देख रहे हैं कि इसके सेंटर में जो है वो कोशिका कला कहलाती है। ये दोहरी लेयर की बनी होती है। इसके अंदर भी काफी अंग होते हैं, केंद्रक होता है, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के साथ साथ क्रोमेटिन धागे होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को विभाजन के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे अंदर बहुत छोटी छोटी कई प्रकार की संरचनाएं बनी हैं। और ये जो सफेद खाली स्पेस दिख रहा है, ये जो जिसमें बूंद बूंद सी स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये है जीव द्रव। एक्चुअली जीव द्रव जेल जैसी संरचना होती है और उस जेल जैसे पदार्थ में ही ये सारे कोशिकांग मौजूद रहते हैं। इसमें आपने यहाँ देख रहे होंगे
छोटा सा इस तरह का शेप बना हुआ है और इसमें बीच में स्प्रिंग जैसी संरचना बनी हुई है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ऊर्जा का संचय करती है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके रूप में ऊर्जा का संचय अपने अंदर रखती है और जब उसकी जरूरत होती है तो उसको बाहर निकालती है। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं खुरदरी सी, ये रेशे रेशे से बने हैं, ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। ये बने हुए हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये शेप बना हुआ है, राइबोसोम है। इस तरह से ये बना हुआ है। ये चीज आप ये एक छोटा सा छिद्र जैसे नुमा रचना देख रहे हैं, ये तारक काय कहलाता है। जब कोशिका विभाजन होती है तो ये उसमें सहायता करता है। ये छोटे छोटे से स्पॉट देख रहे हैं, ये लाइसोसोम कहलाते हैं। ये लाइसोसोम का कार्य होता है जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उनका भक्षण करता है। इसी तरह से आप देखो तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है और रसधानियां बनी हुई हैं जिसमें रस होता है। ये भोजन और पाचन के समय और उत्सर्जन के समय सहायक होती हैं। तो इस तरह से पूरी एक कोशिका के अंदर कई कोशिकांग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपने चित्र देखा, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कोशिका के बारे में बात करते हैं। कोशिका जैसा कि हमने शुरू में बताया एक कोशिकी भी होती है और बहुकोशिकी भी होती है और कोशिका एक विशेष प्रकार की आकृति से घिरी होती है। कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जो मुख्य कार्यों को अंजाम देते हैं। उन कोशिकांगों का अपना एक मुख्य कार्य होता है। वो कार्य इस तरह से समझ लीजिए जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करना या उन्हें बनना, और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, उनका कोशिका से बाहर जाना, ये सब चीज़ें कोशिका के अंदर पूरी तरीके से इन्हीं कोशिकांगों के द्वारा संपन्न होती हैं। और ये कोशिकांग ही कोशिका को जीवित रखते हैं और ये कोशिकांग ही आपस में मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका जो है क्रियात्मक तरीके से और संरचनात्मक तरीके से कितनी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार किताब में भी आते हैं। आप जब लेसन पढ़ाएंगे किताब में तो ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि कोशिका की खोज किसने की, कैसे कोशिका की खोज हुई है। तो हमने बताया रॉबर्ट हुक ने 1665 में वैज्ञानिक ने ये इसकी खोज करी, ल्यूवेन हक ने इसको 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज करी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जीवित कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आपने समझा क्योंकि इसके सारे अंग सारी क्रियाविधि को किस तरीके से संचालित करते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक और संरचनात्मक कोशिका भी कहते हैं। कोशिका की वैसे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका थोड़े थोड़े से दोनों के लक्षण समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जो आकार में छोटी होती हैं, जिनका केंद्रीय क्षेत्र किसी झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिनमें क्रोमोसोम एक्चुअली केंद्रक कला के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो जब कोशिका विभाजन होती है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य होता है। ये क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होता है और केंद्रीय और झिल्ली से ढके हुए जितने भी कोशिकांग होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका इसके जस्ट उल्टे, बड़े आकार की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। केंद्रीय क्षेत्र उसका झिल्ली से ढका हुआ होता है, उसमें क्रोमोसोम एक से अधिक पाए जाते हैं और झिल्ली युक्त ढके हुए कोशिकांग भी उसमें मौजूद होते हैं। तो आप समझे होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब संरचनात्मक दृष्टि से अगर कोशिका की संरचना को ध्यान में रखा जाए तो संरचनात्मक दृष्टि से कोशिका को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है और वो मुख्य भाग है, पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा जीवद्रव्य। इन तीनों पे तो नहीं, लेकिन आज हम सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली पे बात करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का वो अंग जो कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है और प्लाज्मा झिल्ली में
बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आदान प्रदान चलता रहता है, यानी बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, तरलीय पदार्थ होते हैं जो बाहर से कोशिका के अंदर आते रहते हैं, बहुत से अवशेष पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिका के अंदर से बाहर जाते रहते हैं। और ये आप जानते हैं ये किस प्रकार क्यों संभव होता है? आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, विसरण और परासरण। ये एक्चुअली विसरण क्रिया के द्वारा ये चीज़ संभव होती है। एक बार हम आपको फिर समझा दें। विसरण में आपने पढ़ा होगा कि उच्च सांद्रता वाले जो पदार्थ होते हैं वो कम सांद्रता वाले पदार्थ की ओर गति करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, अगर कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा अधिक हो जाए और बाहरी वातावरण में CO2 की मात्रा कम हो जाए, तो अधिक होने की वजह से उसकी सांद्रता उच्च हो जाती है और कम होने की वजह से उसकी सांद्रता कम हो जाती है। तो जैसे ही ये स्थिति बनती है तो पदार्थ CO2 जो है वो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर आ जाती है। इसके और समझिए, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा मान लीजिए कोशिका के अंदर कम हो गई लेकिन बाहरी वातावरण में अधिक है, तो बाहरी वातावरण में सांद्रता उच्च है और अंदर कोशिका के कम है, इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ऑक्सीजन गति करता है और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ जाता है। तो आपने समझा ये आदान प्रदान इस तरीके से होते हैं। थोड़ा सा जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका जो वनस्पति कोशिकाओं में थोड़ा सा फर्क होता है। जहाँ पे हम प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कठोर पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों को दृढ़ता और कठोरता प्रदान करता है। आज के लिए इतना, और आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक कोरोना वायरस जैसे एक बीमारी, कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि आप अपने घर के अंदर रहिए, अपने घर वालों की फिक्र करिए, उनकी केयर करिए, अपनी केयर करिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए।